वेलकम बैक इन एएससी क्लासेज फॉर केमिस्ट्री। आज हम लोग केमिस्ट्री के इस क्लास में सरफेस केमिस्ट्री के नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। इसके पहले वाले टॉपिक में हम लोगों ने देखा था एंजाइम्स के एक्शन के बारे में, एंजाइम कैटालिसिस के बारे में। आज हम लोग बात करते हैं कोलाइड्स के बारे में। तो आप प्रीवियस क्लासेज में पढ़े होंगे सॉल्यूशन के बारे में, तो उसमें आपको मिलता था कि कोलाइड, ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन। तो सस्पेंशन में पार्टिकल का साइज बड़ा होता था, उसको मिला करके आप देख सकते थे पार्टिकल के साइज को लिक्विड में सस्पेंडेड होते हुए। ट्रू सॉल्यूशन में आपको दिखाई नहीं देता था। जैसे मान लीजिए कि थोड़ी सी मिट्टी लेकर के हम घोल देते हैं वाटर में, तो उसमें वाटर के अंदर सॉइल पार्टिकल दिखाई दे रहे हैं, तो वो हमारा हो जाता था सस्पेंशन। अगर हम नींबू का थोड़ा सा रस डाल देते हैं पानी में या फिर चीनी को घोल देते हैं, तो उस कंडीशन में आप देखते हैं कि वो चीनी या नींबू का पानी पूरी तरह से मिल जाता है, तो उसको हम लोग बोलते थे ट्रू सॉल्यूशन। उसमें पार्टिकल के साइज सबसे छोटे होते थे, 1 नैनोमीटर से भी छोटे। और जो कोलाइडल हैं, जो सस्पेंशन हैं, तो उसमें हमको दिखाई देते थे पार्टिकल्स, लेकिन उन दोनों के बीच का जो इंटरमीडिएट कंडीशन होता है वही हमारा होता है कोलाइड। यानी इसमें पार्टिकल्स जो होते हैं वो ट्रू सॉल्यूशन से थोड़ा बड़े होते हैं, लेकिन सस्पेंशन से छोटे होते हैं। तो साइज के हिसाब से कोलाइडल सॉल्यूशन का साइज माना जाता है, उसमें पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर को 10⁻⁹ मीटर बोलते हैं, और 1000 करेंगे तो 3 पावर कम हो जाएगा, यानी 10⁻⁻6 मीटर। तो इस रेंज में उसका पार्टिकल साइज होता है। तो हम लोग ये एग्जाम्पल के तौर पर भी देखते हैं, जैसे ब्लड है, मिल्क है, तो ये आपके कोलाइड के एग्जाम्पल्स हो जाते हैं। अदर एग्जाम्पल्स क्लाउड्स हैं, फॉर्म्स हैं, तो इनको हम लोग देखते हैं। तो इन सारे एग्जाम्पल्स को देखते हुए हम लोग कोलाइड को डिफाइन करते हैं कि अ कोलाइड इज अ हेट्रोजेनस सिस्टम इन विच वन सब्सटेंस इज डिस्पर्स्ड फेज, और डिस्पर्स फेज इसको बोलते हैं डिस्पर्स एज वेरी फाइन पार्टिकल्स इन अनदर सब्सटेंस कॉल्ड डिस्पर्सन मीडियम, और इस डिस्पर्सन मीडियम को हम लोग डिस्पर्सिंग मीडियम भी बोलते हैं। तो जैसे सॉल्यूशन में आप पढ़े हुए हैं कि सॉल्यूशन में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है सोल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। लेस अमाउंट वाला होता है हमारा सोल्यूट, और ग्रेटर अमाउंट वाला हो जाता है जनरली सॉल्वेंट। तो उसी टाइप से ये हम लोग जो कम अमाउंट में होता है, यानी सोल्यूट लाइक पार्टिकल होता है, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज। ये सोल्यूट लाइक पार्टिकल होता है। और जो सॉल्वेंट होता है वो आपका डिस्पर्सन मीडियम या डिस्पर्सिंग मीडियम होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि कोलाइड इक्वल्स टू डिस्पर्स्ड फेज प्लस डिस्पर्सिंग और डिस्पर्सन मीडियम। तो ये हो जाता है हमारा सॉल्वेंट लाइक, और ये हो गया सोल्यूट लाइक। तो इसमें दोनों में ट्रू सॉल्यूशन में और कोलाइड में मेन साइज का डिफरेंस है, बाकी दोनों का नेचर लगभग सेम जैसा होता है। एक और मेन अंतर है कि ट्रू सॉल्यूशन को हम लोग होमोजेनस मिक्सचर बोलते हैं, लेकिन कोलाइडल जो सॉल्यूशन होता है वो आपका हेट्रोजेनस होता है। दिखने में लगता है होमोजेनस, लेकिन नेचर में ये होता है आपका हेट्रोजेनस। जैसे मिल्क है, उसमें बटर के पार्टिकल्स हैं, तो यूनिफॉर्मली नहीं रहते हैं, कहीं बटर ज़्यादा होगा, कहीं मिल्क ज़्यादा होगा, लेकिन दिखने में वो ओवरऑल आपका मिल्क एक ही जैसा लगता है ट्रू सॉल्यूशन। तो मिल्क आपका जो हमारे कॉमन यूज में आ रहा है, कोलाइडल सॉल्यूशन का एक बहुत ही सिंपल और बेस्ट एग्जांपल होता है।
तो कोलाइड का डिफिनीशन हम देंगे कि वही हेट्रोजेनस सिस्टम होता है या हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है जिसमें एक सब्सटेंस बहुत छोटे पार्टिकल्स के रूप में दूसरे सब्सटेंस में मिक्स्ड होता है। इसके पार्टिकल का साइज, तो द रेंज ऑफ द पार्टिकल साइज इन इट इज बिटवीन 1 and 1000 नैनोमीटर, यानी 1 नैनोमीटर और 1000 नैनोमीटर। आप इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 10 to the power -9 मीटर एंड 10 to the power -6 मीटर। तो इसी रेंज में होता है। अब 1 नैनोमीटर से जो छोटे पार्टिकल्स वाला सॉल्यूशन होगा वो आपका हो जाता है ट्रू सॉल्यूशन, और 1000 नैनोमीटर से जो ज़्यादा होता है बड़ा साइज वो हो जाता है आपका सस्पेंशन। तो ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन, ये तीनों में साइज के आधार पर ही हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। 1 नैनोमीटर से कम ट्रू सॉल्यूशन, 1 और 1000 नैनोमीटर के बीच तो कोलाइड, और 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा है तो बड़ा साइज, तो वहाँ पर आपका हो जाएगा ये सस्पेंशन। अब इस कोलाइड की विशेषता को देखने के बाद इसका जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो क्लासिफिकेशन में हम 3 पैरामीटर यूज करते हैं। 3 क्राइटेरिया के आधार पर इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये तीनों क्राइटेरिया हैं। आपका पहला है फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, यानी 2 कॉन्स्टिट्यूएंट जो हैं कोलाइड के, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम, दोनों का फिजिकल नेचर क्या है, फिजिकल स्टेट क्या है, उसके आधार पर इसको क्लासिफाई किया जा सकता है। फिर दूसरा है कि नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट के इंटरेक्शन का नेचर क्या है, और ये आपस में ज़्यादा रिएक्ट करने वाले हैं कि कम रिएक्ट करने वाले हैं, या उनके बीच का जो फोर्स है, इंटरेक्टिव फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, इनके नेचर पर डिपेंड करता है। फिर तीसरा टाइप हम लोग ले सकते हैं कि टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज। तो अब जो पार्टिकल्स हैं ये किस साइज में है, उनका हर जो जैसे डिस्पर्स फेज का पार्टिकल है तो उसके मोलिक्यूल्स जो हैं ज़्यादा लार्जर साइज में हैं कि मीडियम साइज में है कि स्मॉलर साइज में है, मोनोमोलिकुलर हैं कि मल्टीमोलिकुलर हैं, इनके आधार पर भी इसको हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। तो अब इन तीनों क्राइटेरिया में 1 by 1 आज हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो पहला क्लासिफिकेशन है कि फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। तो आप जानते हैं कि दोनों मटेरियल हैं, दोनों सब्सटेंस हैं। सब्सटेंस के 3 फिजिकल नेचर होते हैं मेनली, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो सॉलिड में भी जैसे मान लीजिए कि हम डिस्पर्स फेज आपका सॉलिड लिए, तो इसको डिस्पर्सन मीडियम जो है उस सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है, गैस में भी हो सकता है। तो सॉलिड लिए डिस्पर्स फेज और सॉलिड डिस्पर्सन मीडियम लिए आपके सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो 3 तरह के बनेंगे। फिर इसी तरीके से डिस्पर्स फेज अगर लिया जाए लिक्विड, उनको डिस्पर्सिंग मीडियम, सॉलिड, लिक्विड और गैस में मिलाया जाए तो 3 तरह के ये बनेंगे। और फिर गैस में भी लिया जाए तो गैस में सॉलिड और लिक्विड ही लेकर के बनाते हैं, गैस में गैस का नहीं बनाते हैं, क्योंकि गैस अगर डिस्पर्स फेज हो और गैस ही डिस्पर्सिंग मीडियम हो जाए तो उस कंडीशन में उनका होमोजेनस मिक्सचर बन जाता है जो एक्चुअली ट्रू सॉल्यूशन की तरह बिहेव करता है, वो कोलाइड नहीं रह जाता है। तो इस तरीके से 3 डिफरेंट केसेज हो गए सॉलिड डिस्पर्स फेज में, 3 हो गए लिक्विड डिस्पर्स फेज में और 2 हो गए गैसियस डिस्पर्स फेज में। तो टोटल 8 टाइप के आपके फिजिकल स्टेट के आधार पर कोलाइड अलग अलग बनते हैं। तो उनका यहाँ पर टेबल के फॉर्म में हम लोग याद कर सकते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जाम्पल दे दिया जाएगा, पूछेगा कि इसमें डिस्पर्स फेज कौन है, डिस्पर्सिंग मीडियम कौन है, चाहे उसका नाम क्या है, जनरल नाम, या फिर जनरल नाम दे देगा, कहेगा कि उसका एग्जाम्पल दीजिए, चाहे जनरल नाम देकर के कहेगा कि इसमें डिस्पर्सिंग फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम का दोनों का ये फिजिकल स्टेट बताइए। तो इस सारे क्वेश्चन के लिए अगर हम इस एक टेबल को मेमोराइज कर लें तो हम आसानी से इसको आंसर दे सकते हैं और यहाँ समझ भी सकते हैं। तो इसमें जैसे डिस्पर्स फेज आपका सॉलिड है, डिस्पर्सिंग मीडियम भी सॉलिड है, तो जो बनेगा कोलाइड उसको हम लोग कहेंगे सॉलिड सोल। इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं कुछ कलर्ड ग्लासेज हैं और जेम्स हैं, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। फिर अगर सॉलिड डिस्पर्स फेज में है, लिक्विड मीडियम में डिस्पर्स किया जाए उसको,
तो उसको हम लोग कहेंगे सोल। और इसके एग्जाम्पल जैसे पेंट, सेल फ्लूइड्स जो होते हैं, ये इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं सोल के। सॉलिड अगर लिया जाए, गैस डिस्पर्सिंग मीडियम में रखा जाए तो उसको एरोसोल बोलते हैं। तो देखिए तीनों में ये कॉमन चीज़ है, अगर डिस्पर्सिंग मीडियम लिक्विड है तो केवल सोल बोलना है, अगर डिस्पर्सन मीडियम सॉलिड है तो सॉलिड सोल बोलना है, अगर गैस है तो गैस के लिए एरो वर्ड यूज करते हैं, जैसे एरोप्लेन में तो एरोसोल बोलना है इसको। और इसका एग्जांपल जैसे स्मोक है, डस्ट है, ये आ जाते हैं। अब ये सॉलिड के बाद हम लिक्विड में आते हैं, तो जब डिस्पर्स फेज लिक्विड लिया जाए, इसको सॉलिड में मिलाया जाए डिस्पर्सन मीडियम, यानी ये ज़्यादा अमाउंट में है, सॉल्वेंट लाइक है, सोलूट लाइक है, तो इससे जो बनता है उसको हम लोग कहते हैं जेल। आप जेल यूज करते हैं बहुत तरह के, तो जेल हो जाता है। इसमें लिक्विड होता है डिस्पर्स फेज लेस अमाउंट में, सॉलिड ज़्यादा अमाउंट में रहेगा। और इसके एग्जाम्पल जैसे चीज़ है, डिफरेंट टाइप के जेलीज हैं, ये आ जाते हैं। फिर अगर लिक्विड को लिक्विड में मिलाया जाए तो उसको इमल्सन कहते हैं। और ये इमल्सन में जैसे मिल्क, हेयर क्रीम, बटर, ब्लड, ये सब आपके इमल्सन में आ जाते हैं। इसके बाद लिक्विड को अगर गैस में मिलाया जाए तो लिक्विड को गैस में मिलाने पर फिर वही एरोसोल हो जाता है। तो लिक्विड में गैस में मिलाइए, सॉलिड गैस में मिलाइए, दोनों को हम एरोसोल ही कहते हैं। देखिए यहाँ सॉलिड को गैस में मिलाया गया एरोसोल, लिक्विड को गैस में मिलाया गया एरोसोल, और गैस को गैस में मिलेंगे तो ट्रू सॉल्यूशन हो जाएगा, तो उसकी बातें नहीं है। तो ये दोनों एरोसोल है। तो इसमें जैसे फॉग, मिस्ट, क्लाउड्स, स्प्रे, तो इस एरोसोल में और इसमें अंतर क्या है कि ये ड्राई स्टेज में है, इसमें लिक्विड नहीं है और इसमें लिक्विड की मात्रा भी कुछ है। दोनों एरोसोल में यही अंतर है। इसके बाद आ जाता है कि लिक्विड को अगर ये गैस को सॉलिड में मिलाया जाए तो गैस को सॉलिड में मिलाने पर आपका सॉलिड सोल बनता है। जैसे इसमें प्यूमिक स्टोन है, फोम रबर है। तो इसके बाद आ जाता है कि गैस को अगर लिक्विड में मिलाते हैं तो फोम बनता है। जैसे हम लोग शेविंग क्रीम लगाते हैं उसका यूज करते हैं, जो फोम बनता है या लेदर बनता है, वो इसी टाइप का गैस और लिक्विड का मिक्सचर हो जाता है। तो फिर इसमें जैसे सोप लेदर है, फ्रूट है, विस्पर क्रीम है, तो ये डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल्स हो गए, उसके कोलाइड के टाइप हो गए। और इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स के हमारे डे टू डे लाइफ में और इंडस्ट्रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अब इसके अंदर एक और बात ध्यान रखना है कि इसमें जितने 8 टाइप हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा हम लोग सोल, जेल और इमल्सन, इसका सबसे ज़्यादा यूज करते हैं जनरल यूज में। तो इन 8 में सबसे ज़्यादा ये 3 महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसी में एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ पर सॉलिड मिला रहे हैं सॉलिड को लिक्विड में, तो यहाँ पर जो सोल बन रहा है, तो अगर लिक्विड में वाटर लिया जाए, यानी डिस्पर्सन फेज वाटर हुआ, उसमें कोई सॉलिड मिला करके कोलाइडल सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्वा सोल। एक्वा मतलब वाटर, सोल मतलब सोल। तो सोल आपका ये कोलाइड का एक टाइप हुआ और उसमें एक्वा मिला दिया गया, यानी वो सोल किस में तैयार किया गया है, एक्वस में। जैसे सॉल्यूशन में आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं एक्वस सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन तो कोई भी है, लेकिन अगर वो सॉल्यूशन वाटर में तैयार किया गया है तब उसको एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। तो वैसे ही अगर कोलाइड हमारा वाटर में तैयार किया गया है तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्वा सोल। और उसी तरीके से अगर एल्कोहल में उसको तैयार किया गया है, चूँकि ये 2 डिस्पर्सन मीडियम हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं, चाहे सॉल्यूशन में हो या कोलाइड में, वाटर और एल्कोहल। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मोस्टली वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, और जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो जाते हैं वो एल्कोहल में डिजॉल्व हो जाते हैं आसानी से। तो एल्कोहल और वाटर ये दोनों बहुत ही अच्छे सॉल्वेंट होते हैं, तो उनमें अगर मिलाते हैं तो एक वाटर में मिलाएंगे तो उसको एक्वा सोल बोलेंगे, एल्कोहल में मिलाएंगे तो उसको एल्कोसोल बोलेंगे, ALCOSOL, एल्कोसोल। तो इस तरीके से इसके एग्जाम्पल्स हुए। अब इसके बाद हम लोग इसी कोलाइड का दूसरा क्लासिफिकेशन देखते हैं, यानी नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम पर इसका कोलाइड का क्लासिफिकेशन। तो आइए उसको देखते हैं। अब सेकंड क्लासिफिकेशन में हम लोग देख रहे हैं कि क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सिंग मीडियम।
तो इसके आधार पर जो क्लासिफिकेशन होता है नेचर के आधार पर, तो इसमें हम लोग दो तरह का क्लासिफिकेशन करते हैं। एक होता है लियोफिलिक कोलाइड्स और दूसरा होता है लियोफोबिक कोलाइड्स। ये लियोफोबिक और ये हो गया हमारा लियोफिलिक। ये क्लासिफिकेशन है नेचर ऑफ इंटरेक्शन के आधार पर। किस आधार पर कौन सा क्लासिफिकेशन है इसको भी ध्यान में रखना होगा। तो देखिए पहला इसमें हम लोग देखते हैं कि लियोफिलिक कोलाइड्स। इसमें जो कोलाइड्स का मीनिंग तो आप समझ गए हैं। क्लासिफिकेशन वगैरह में चाहे ज़्यादातर साइंस में नाम जो लिखा जाता है तो अगर उसके वर्ड के मीनिंग को समझ लेते हैं तो आपको समझने ज़्यादा आसान हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग लियोफिलिक का पहले मीनिंग समझते हैं। तो लियो का मतलब होता है लिक्विड, LIO, लियो मीन्स लिक्विड, और फिलिक का मतलब होता है अट्रैक्टिंग और लविंग, और फोबिक का मतलब होता है ये एवॉइडिंग या हेटिंग। तो जब लियोफिलिक कोलाइड्स की बात करते हैं तो इसमें लियोफिलिक का मीनिंग देख लेते हैं। लियोफिलिक का मीनिंग होता है लिक्विड लविंग या लिक्विड अट्रैक्टिंग। यहाँ आप लिख सकते हैं कि लिक्विड अट्रैक्टिंग, लिक्विड को अट्रैक्ट करने वाले, लिक्विड अट्रैक्टिंग, ये हो गया। तो अब लियोफिलिक कोलाइड्स को डिफाइन कैसे कर सकते हैं? तो ये ऐसे कोलाइड्स होते हैं जो लिक्विड अट्रैक्टिव होते हैं, यानी जो इसमें डिस्पर्स फेज होता है वो लिक्विड में आसानी से अट्रैक्ट हो जाता है और लिक्विड पार्टिकल्स के साथ ऑटोमेटिकली आसानी से मिल जाता है। तो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि लियोफिलिक कोलाइड्स हैव ए स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, यानी डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में इंटरेक्शन जो होगा स्ट्रॉन्गर होगा और वो डिस्पर्स फेज डिस्पर्सिंग मीडियम में या डिस्पर्सन मीडियम में आसानी से मिक्स हो जाएगा अपने आप। जब मिला देंगे तो उसको मिल जाएगा अच्छे से। जैसे हम लोग कोई गम लेते हैं, सॉलिड गम का टुकड़ा होता है, आप उसको वाटर में डाल दीजिए वो डिजल्व हो जाता है। तो ये आपका क्या हुआ? तो ये आपका एक ये लियोफिलिक कोलाइड हुआ, लायोफिलिक कोलाइड हो गया। तो अगर कोई भी ऐसा चीज़ है जिसको आप डाल दे रहे हैं वाटर में, एल्कोहल में या किसी भी अच्छे डिस्पर्सन मीडियम में, और वो अपने आप उसमें घुल करके उसका जेली बना ले रहा है, कोलाइड बना ले रहा है, तो उसको हम लोग कहेंगे लियोफिलिक कोलाइड। तो ये क्यों बनता है? तो क्योंकि इसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम दोनों के बीच में इंटरेक्शन, मोलिकुलर इंटरेक्शन ज़्यादा फास्ट और स्ट्रॉन्गर होता है, तो ये आपस में अच्छे से मिल जाते हैं। तो दे आर डायरेक्टली फॉर्म्ड बाई मिक्सिंग द सब्सटेंस मीन्स डिस्पर्स्ड फेज विथ डिस्पर्सन मीडियम। दे आर रिवर्जिबल एंड मोर स्टेबल, उनको हम आसानी से रिवर्ट कर सकते हैं। रिवर्जिबल होने का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए कि कोई गम लिया, कोई ऐसा सब्सटेंस ले जो वाटर में सोलेबल है, आपने उसका ज़्यादा मात्रा लेकर के वाटर में मिला दिया, उसका कोलाइडल सॉल्यूशन तैयार हो गया। तो आपका लियोफिलिक था। अब आप उसको हीट करेंगे तो हीट करने पर फिर वाटर आपका इवोपरेट होकर के निकल जाएगा और रिमूव हो जाएगा, और बाकी आपका जो सॉलिड सब्सटेंस था वो डिस्पर्स फेज वो आपका बच जाएगा। तो आप इसको सिंपल इवेपोरेशन के द्वारा इसको अलग कर सकते हैं। तो और ये अपने आप में एक बार जब घुला करके छोड़ दीजिएगा तो इंटरेक्शन उनके बीच में ज़्यादा है तो जल्दी सेटल डाउन नहीं होगा, वो अपना ज़्यादा स्टेबल रहेगा। तो इनकी तीन मेन प्रॉपर्टी हो गई कि इंटरेक्शन दोनों मटेरियल, दोनों कंस्टिट्यूएंट के बीच में कोलाइड का ज़्यादा होता है, ये डायरेक्टली फॉर्म किए जा सकते हैं, और ये रिवर्जिबल होते हैं और मोर स्टेबल होते हैं। अब इसी तरीके से इसका अपोजिट है लियोफोबिक कोलाइड्स। तो लियोफोबिक में हो गया कि लियो का मतलब फिर लिक्विड, फोबिक मतलब एवॉइडिंग। तो लायोफोबिक का मतलब क्या हुआ? लिक्विड हेटिंग, अच्छा है लिक्विड एवॉइडिंग, यानी लिक्विड से एवॉइड करते हैं। अब फिर भी हम उसको मिलाना है, तो जाहिर सी बात है कि जो उसमें मिलना नहीं चाहता है अगर हम मिलाएंगे तो हम उसको हीट करेंगे, कुछ अलग से एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो हीट करके उसको मिलाना पड़ता है।
और मिलाने के बाद भी मिल भी जाता है, फिर जब छोड़ दीजिएगा तो फिर अलग अलग हो जाता है, यानी लेस स्टेबल होता है। तो अगर उसकी स्टेबिलिटी को परमानेंट रखना है तो उसके लिए हमको कोई सूटेबल स्टेबलाइजिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ती है, कोई ऐसा सब्सटेंस मिलाना पड़ता है जो इसको ज़्यादा समय तक स्टेबल बनाए रखे। तो उसको डिफाइन कर सकते हैं कि लियोफोबिक कोलाइड्स हैव वेरी लेस इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। इसमें स्ट्रॉन्गर था, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, और इसमें वेरी लेस इंटरेक्शन। दे कैन, तो अब लेस इंटरसेक्शन होगा, आपस में ऑटोमेटिक नहीं मिल रहा है तो आप उसको मिला करके तैयार नहीं कर सकते। तो इसीलिए लिखा गया है कि दे कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाई डायरेक्ट मिक्सिंग। वो डायरेक्ट मिक्स करके आप लियोफिलिक की तरह आप नहीं बना सकते हैं। फिर दे आर, जैसे यहाँ पर कहा गया डायरेक्ट फॉर्म मिक्स करके फॉर्म किए जाते हैं, तो डायरेक्ट मिक्सिंग से फॉर्म नहीं होते हैं, उनको हीट करके बनाना पड़ता है। फिर दे आर रिवर्जिबल थे लियोफिलिक, तो इसमें हो जाएंगे दे आर इरिवर्जिबल। और ये मोर स्टेबल थे तो ये हो जाएंगे लेस स्टेबल, और उसमें किसी स्टेबलाइजिंग एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल थे। और इसमें हमको स्टेबलाइजिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए लास्ट में लिखा गया है कि दे नीड स्टेबलाइजिंग एजेंट्स फॉर देयर प्रिजर्वेशन। तो इस तरीके से हमने ये नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सिंग मीडियम के आधार पर कोलाइड का क्लासिफिकेशन देखा। तो फिजिकल स्टेट के आधार पर 8 क्लासिफिकेशन हुए। इसके बाद नेचर के आधार पर, इंटरेक्शन नेचर के आधार पर आप 2 पार्ट में किए, लियोफिलिक और लियोफोबिक। और इसके बाद एक लास्ट क्लासिफिकेशन है डिस्पर्स फेज पर, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये तीसरा क्लासिफिकेशन है हमारा कि क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज। इसको हम लोग, ये तीसरा हो गया हमारा, थर्ड क्लासिफिकेशन है। तो इसमें इसका नंबरिंग हम लोग ए बी भी कर सकते हैं। जैसे ये ए हो गया, ये बी हो गया, और इसको हम लोग सी ले लेते हैं, क्योंकि स्मॉल लेटर में 1 2 3 हम नंबरिंग किए हुए हैं ऑलरेडी। तो देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स बेस्ड ऑन टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज, यानी डिस्पर्स्ड फेज जो है उसके टाइप पर हम लोग इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो डिस्पर्स फेज के जो अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसमें डिस्पर्सिंग फेज या डिस्पर्सन मीडियम दोनों की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम केवल कंसीडर कर रहे हैं डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स के टाइप की। तो अब इसमें पहला होता है कि मल्टी मोलिक्यूलर कोलाइड्स, यहाँ टाइप्स लिख सकते हैं। मल्टी मोलिक्यूलर कोलाइड्स, जब पार्टिकल्स जो डिस्पर्स फेज होते हैं उनके पार्टिकल्स या एटम के साइज बहुत छोटे होते हैं, यानी 1 नैनोमीटर से भी कम रेंज में होते हैं। तो 1 नैनोमीटर मिनिमम रेंज कोलाइड का है। उससे कम रेंज के अगर पार्टिकल्स हैं तो मेनी पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ मिक्सअप करके, मिल करके और एक बड़ा पार्टिकल बनाते हैं, और वो पार्टिकल, बड़े बड़े जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स मिल करके कोलाइड बना देते हैं। तो इसमें एक एक जो कोलाइड के पार्टिकल्स हैं उसमें उसी सब्सटेंस के कई मिनी पार्टिकल्स या स्मॉल पार्टिकल्स या एलिमेंट के केस में कुछ एटम्स हो सकते हैं, वो आपस में मिल करके सेम टाइप के तब बड़ा कोलाइडल पार्टिकल बनाते हैं जो कोलाइडल रेंज के बीच, यानी 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में हो जाता है। छोटे छोटे मिल करके उस साइज का बना लिए, तब उससे जो बनेगा कोलाइड, उस कोलाइड को हम लोग कहेंगे मल्टी मोलिक्यूलर कोलाइड्स, क्योंकि उसमें जो कोलाइड्स के पार्टिकल्स हैं डिस्पर्स फेज के वो मल्टी मोलिक्यूल से मिल करके, जो मोलिक्यूल छोटे साइज में थे, 1 नैनोमीटर से छोटे साइज के थे, और उनसे एक से ज़्यादा मिल करके तब उनके रेंज में मिल गए हैं। तो अब इसमें इसका एग्जाम्पल से गोल्ड सोल और सल्फर सोल होता है, जिसमें 100 तक पार्टिकल्स आपस में मिल करके अपना बना सकते हैं। 100 है, उससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो छोटे छोटे पार्टिकल्स मिल करके बड़े बड़े कोलाइडल पार्टिकल्स बनाएंगे, डिस्पर्स फेज बनाएंगे, वो आपका कोलाइड बनाएगा। इसके बाद दूसरा होता है
मैक्रोमोलिक्यूलर कोलाइड्स। तो नाम में ही स्पष्ट है कि ये था आपका मल्टीमोलिकुलर, जब मिनी था तो बहुत सारे मिल करके बनाए, ये था कि मैक्रोमोलिक्यूलर कोलाइड, यानी इसमें जो डिस्पर्स फेज मटेरियल्स हैं तो उनके पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर और 1000 नैनोमीटर के बीच में, यानी कोलाइडल रेंज के बीच में होता है। और वो इंडिविजुअली बड़े बड़े मोलिक्यूल हो गए तो वो अपना डायरेक्ट मिल करके डिस्पर्सिंग मीडियम में या डिस्पर्सन मीडियम में अपना कोलाइड तैयार करते हैं। तो इन दिस टाइप ऑफ कोलाइड्स द डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स आर देमसेल्स लार्ज मोलिक्यूल्स ऑफ कोलाइडल डायमेंशन। कोलाइडल डायमेंशन मतलब 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में। अब इसके एग्जाम्पल जैसे सेलुलोज है, स्टार्च है, प्रोटीन्स है, सिंथेटिक फाइबर्स है, नायलॉन्स है, पॉलीथीन्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के सब पार्टिकल्स इसमें आ जाते हैं मैक्रो में। उनके इंडिविजुअल साइज बड़े होते हैं। और तीसरा हो जाता है लास्ट की एसोसिएटेड कोलाइड्स। तो इसमें होता क्या है कि इसमें सरफेस एक्टिव एजेंट्स लाइक सोप्स एंड सिंथेटिक डिटर्जेंट बिलोंग टू दिस ग्रुप। ये बेसिकली सोप और डिटर्जेंट का कोलाइड होता है। तो इसमें जो सरफेस के पार्टिकल्स हैं, जो कोलाइडल पार्टिकल्स हुए आपके डिस्पर्स फेज कौन हुए तो सिंथेटिक डिटर्जेंट या सोप, तो उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो लॉन्ग चेन्ड पार्टिकल्स होते हैं और उसके सरफेस के ही मोलिक्यूल, बेसिकली वो कोई ओवल शेप में होते ही नहीं हैं। तो उनके जो डिफरेंट लॉन्ग चेन्ड पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में मिल करके उसका कोई खास इंड एक जगह मिल करके दूसरा इंड एवॉइड होकर के कुछ बनाता है विशेष स्फेरिकल डिजाइन। और उस टाइप के स्फेरिकल डिजाइंस को हम लोग कहते हैं मिसेल्स। तो क्लास 10th में भी थोड़ा सा पढ़े होंगे कि सोप के क्लीनिंग एक्शन के बारे में भी, तो वहाँ भी मिसेल्स था। वही मिसेल्स सोप का या डिटर्जेंट का जो सॉल्यूशन बनता है, कोलाइड बनता है, वही आपका एसोसिएटेड कोलाइड कहलाता है। तो उसमें क्या होता है कि व्हेन दीज सब्सटेंसेज आर मिक्स्ड विथ वाटर डिस्पर्सन मीडियम तो फॉर्म एसोसिएटेड कोलाइड्स, और उसी एसोसिएटेड कोलाइड्स को हम लोग मिसलेस भी बोलते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ मिसलेस टेक्स प्लेस ओनली एबव अ पार्टिकुलर टेम्परेचर कॉल्ड क्राफ्ट टेम्परेचर। तो क्राफ्ट टेम्परेचर को पूछ देता है बोर्ड एग्जाम में कि व्हाट डू यू मीन बाय क्राफ्ट, डिफाइन क्राफ्ट टेम्परेचर। तो द मिनिमम टेम्परेचर विच इज रिक्वायर्ड फॉर द मिसेल्स फॉर्मेशन और एसोसिएटेड कोलाइड फॉर्मेशन इज नोन एज क्राफ्ट टेम्परेचर एंड इट इज डिनोटेड बाई टी के, कैपिटल टी टेम्परेचर के लिए नीचे के लगा दिए तो क्राफ्ट टेम्परेचर। फिर एंड above a particular concentration called critical missile concentration, और critical missile concentration को हम लोग CMC, C for critical, M for missile, C for concentration। तो ये critical missile concentration या CMC बोलते हैं। अच्छा, अब on dilution of these colloids revert back to individual ions। ये अगर CMC जो होता है उससे अगर कम रखा जाए उसका अमाउंट, यानी उसको डाइल्यूट कर दिया जाए, तो डाइल्यूट करने पर जब उसमें पार्टिकल जो CMC का वैल्यू है उससे अगर कम हो जा रहा है डिस्पर्स फेज का कंसंट्रेशन, तो उस केस में फिर वो अपने आयन में डिसोसिएट हो जाते हैं। तो यानी मिसल से आयन का फॉर्मेशन हो जाता है, सेपरेट हो जाएंगे। और हमारे सोप के लिए जनरली CMC का वैल्यू 10 to the power -5 से 10 to the power -3 मोल पर लीटर के रेंज में उसका कंसंट्रेशन होना चाहिए। तो इससे ज़्यादा जब रहेगा तो अच्छे से मिसल्स बनेगा, और अगर कम रहेगा तो मिसल फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। इसमें मिसल फॉर्मेशन के बारे में होता क्या है थोड़ा सा हम लोग उसको देख लेते हैं। देखिए मिसल्स फॉर्मेशन में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। जैसे सोप या डिटर्जेंट मोलिक्यूल्स होते हैं तो उनका स्ट्रक्चर ऐसे कुछ होता है, और यहाँ पर आपका सल्फोनेट ये हेड हुआ, तो इसमें ये जो इंड हैं ये सब कार्बन के इंड हैं। तो होता क्या है कि अगर हम लोग सोप मोलिक्यूल्स को वाटर में डालते हैं तो सोप मोलिक्यूल्स को जब हम वाटर में डालते हैं, ये आपका वाटर है, इसमें
डाल रहे हैं तो इसमें जो सोप मोलेक्यूल्स आ रहे हैं तो इसके ये जो इंड हैं ये हेड वाले अंदर आ जाते हैं और टेल वाले कुछ बाहर की ओर हो जाते हैं, इस टाइप के इंड हो जाते हैं। तो ये इंड जो होता है इसमें भी यहाँ पर निगेटिव पार्ट होता है। ये जो इंड है यहाँ पर आपका ये निगेटिव पार्ट हुआ कुछ, और यहाँ निगेटिव पार्ट जैसे मान लीजिए, और ये आपका हो गया पॉजिटिव पार्ट। यहाँ जैसे COO आपका ग्रुप रहता है सोप के केस में, डिटर्जेंट के केस में SO3 या SO4 ग्रुप रह सकता है, तो वो जो ग्रुप हुआ अब यहाँ पर अटैच कर लिए तो मान लीजिए कि ये जो ग्रुप हुआ ये आपका निगेटिव पार्ट ग्रुप हो गया, इस निगेटिव पार्ट, और इसके बाद यहाँ पर इसमें अटैच होता है कोई M यानी मेटल अटैच होता है, तो ये आपका पॉजिटिव पार्ट हो जाता है। ये निगेटिव पार्ट हो गया, ये पॉजिटिव पार्ट हो गया। यहाँ पर आपका जैसे ये COO ग्रुप रह सकता है निगेटिव, यहाँ पर इधर वाले को आप R लिख सकते हैं, तो RCOO, यहाँ पर कोई मेटल जैसे सोडियम रहता है, ज़्यादातर सोडियम रहता है, तो ये आपका पॉजिटिव पार्ट होता है। तो जब वाटर में हम मिलाते हैं तो सोडियम आपका ये Na+ होकर के अलग हो जाता है, और ये जो चेन बनते हैं तो वाटर में जब कम कंसंट्रेशन में रहेगा तो इसके आयन अलग अलग हो जाएंगे, यानी सोडियम आयन अलग हो जाएगा। अब RCOO Na है, यहाँ पर ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो जब सिंपली वाटर में हम मिलाएंगे लो कंसंट्रेशन में रहेगा तो ये वाला पार्ट आपका अलग हो जाता है और ये वाला पार्ट अलग हो जाता है, यानी इलेक्ट्रोलाइट की तरह वो टूट गए। अब इसके बाद जो आते हैं तो इसमें तो ये लॉन्ग चेन कंपाउंड है, तो छोटे पार्टिकल्स हैं, स्मॉल मोलिक्यूल इसमें आ गए, ये लॉन्ग चेन जो कंपाउंड है, तो ये लॉन्ग चेन कंपाउंड में ये जो आयन वाला हिस्सा होता है यही हिस्सा आपका जैसे R और COO है निगेटिव, तो ये वाला होता है हाइड्रोफिलिक, और ये होता है R वाला जो होता है ये होता है हाइड्रोफोबिक, ये हाइड्रोफोबिक इंड होता है। तो जब वाटर में हम डालते हैं तो कम कंसंट्रेशन में है तो ऐसे अरेंज हैं, जब इनका कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है ये आयंस का, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो टेल वाला साइड है, हाइड्रोफोबिक वाला जो साइड है, हाइड्रोफोबिक ये जो साइड है, तो ये साइड आपस में ऑर्गेनिक के साथ लाइक को अपना मिल जाते हैं, तो इसलिए डिफरेंट टाइप के ये ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बना लेते हैं। और ये निगेटिव पार्ट जो है सबका बाहर हो जाता है, निगेटिव पार्ट बाहर हो गया सबका, ये निगेटिव पार्ट आपका बाहर हो जाएगा सबका, और बीच में ऑर्गेनिक में मिल गए सब। तो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर बनता है क्लस्टर के रूप में, ऐसे ही बहुत सारे ग्रुप बन जाते हैं जहाँ तहाँ, कब जब इनका कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा तब, तो इस कंडीशन में उसको हम लोग मिसेल बोलते हैं या एसोसिएटेड कोलाइड बनते हैं। तो जब ऐसे रहेंगे तो ये अपने आयोनाइज फॉर्म में, कोलाइड नहीं है, सॉल्यूशन है, लेकिन जब इनकी मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो ऐसे क्लस्टर बना लेते हैं, तो इन्हीं क्लस्टर जब डिस्पर्स हो जाते हैं तो इनको हम लोग बोलते हैं मिसेल। तो इसमें टेल वाला साइड जो होता है बीच में सेंट्रलाइज होता है, जो आयनिक पार्ट होता है बाहर की ओर होता है। अब जब इनका सोप वगैरह में यही बात होती है, चाहे डिटर्जेंट में, अब जब इनको हम लोग कपड़ा वगैरह साफ़ करने के लिए करते हैं तो जैसे उसमें आयल या डर्ट जो लगे होते हैं तो ऑर्गेनिक पार्ट होते हैं, तो ये मोलिक्यूल्स जा करके उस आयल ड्रॉप, जैसे बीच में आयल ड्रॉप है तो इसी आयल ड्रॉप की ये वो है आयल ड्रॉप या डर्ट है, तो इसी के ऊपर ये चारों तरफ से, चूँकि आयल भी ऑर्गेनिक पार्ट है तो ये ऑर्गेनिक टेल वाले जो साइड हैं सब जा करके ये हाइड्रोफोबिक हैं, वाटर से वॉइड हो रहे हैं, और यहाँ पर ऑर्गेनिक पार्ट है तो उससे अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो उनके पास जा करके चारों तरफ से उनको घेर लेते हैं। तो अब ये आयल ड्रॉप जो पहले डायरेक्ट देख रहा था ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऑर्गेनिक पार्ट के रूप में, तो वो हाइड्रोफोबिक था। आज जब ये उससे अटैच हो गए तो सब अटैच होने के बाद अब ये जो क्लस्टर दिख रहा है पूरा एक झुंड की तरह, तो ये कैसे दिख रहा है, तो ऊपर में सब में आपके निगेटिव पार्ट हो गए हैं, यानी हाइड्रोफिलिक इंड हो गया है। तो अब ये हाइड्रोफिलिक इंड वाटर मोलिक्यूल्स के द्वारा डायरेक्ट क्लॉथ से बाहर
डिटैच कर दिया जाता है। तो इस तरीके से ये मैल या जो भी आपके डर्ट हैं, चाहे ऑयल पार्टिकल्स हैं, वहाँ से हट करके अलग हो जाते हैं। और इसी मिसल फॉर्मेशन के कारण आपको ये सोप या डिटर्जेंट क्लीनिंग एक्शन शो करते हैं और डर्ट पार्टिकल्स को हटाते हैं। तो इस तरीके से आज की वीडियो में हमने कोलाइड के डिफरेंट क्लासिफिकेशन को देखा, कोलाइड के बारे में जाने। अब इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग कोलाइड के कुछ प्रिपरेशन के बारे में पढ़ेंगे और उसके आगे के टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तब तक आप वीडियो को देखिए, समझिए। जहाँ अगर दिक्कत हो रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, जान सकते हैं, रिवाइज करके देख सकते हैं, वीडियो अच्छे से समझ में आ जाएगी। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो आप चैनल से बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए नए हैं तो, और चैनल से जुड़े रहिए अधिक जानकारी के लिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।